वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सिंह नोमी। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं जगजीत कौर जी, जो विश्रामपुर सरगुजा जिले से हैं। उनका हम प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है जगजीत कौर जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रोशनी देवी जी जुड़ी हैं दिल्ली से। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है। उनका भी इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जय भीम। जी, जय भीम। आज के इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से रोशनी जी, आपके यहाँ से कुत्ते की आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। नहीं सर, नहीं, मेरे यहाँ से नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ से नहीं है। चलो बहरहाल जो भी है, तो मैं आज के इस प्रोग्राम हाँ, नहीं, शुरू करने से पहले आज के विषय को मैं आपके सामने रख तो दिया हूं पहले से ही, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। जिस ढंग से हम महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनके विचारधाराओं को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन पे चलने की बात आती है या उसके मार्ग में चलने की बात आती है, तो 90% लोग जो है उसके रास्तों को भूल जाते हैं या उनके विचारों को अनुस्मरण कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी अभी हम लोगों ने दो महान पुरुषों की जीवनी को और जयंती को सेलिब्रेट किया। एक तो 13 तारीख को खालसा दिवस था, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सिंह सजा करके हमारे पूरी मानवता को जोड़ने के लिए उन्होंने सिंह सजाया था, खालसा दिवस जिसे कहते हैं। और पंच प्यारे बनाकर उन्होंने मानवता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे मानवता को ले दिया था, और उनका दिवस को हमारे मनाने की जरूरत भी है। उसके बाद दूसरे ही दिन 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पूरे विश्व के लोगों ने उनके विचारों को जगह जगह, गांव और शहर शहर में इतनी धूमधाम से उसकी जयंती को हम लोगों ने मनाया है, और मनाना भी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसे महान पुरुषों के विचारों को अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं, और हम आज किस दिशा और दशा में चल रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा, जो दिल्ली देश की राजधानी है और वहां से जुड़ी हुई है। तो मैं पहले प्रतिक्रिया उन्हीं से लेना चाहूंगा। रोशनी जी, बताएं कि हम बाबा साहब की जयंती को मना लेते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो ऐसे महान पुरुषों के जीवनों को मनाने के बाद बाकी दिन 365 दिन, 364 दिन क्यों भूल जाते हैं, क्यों उनके रास्तों को अपनाते नहीं है? इस पर अपने विचार रखें। जय भीम सर जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना तो यह है कि कुछ लोग होंगे जो धन्य धान्य से भरपूर है, वो लोग भूल जाते होंगे। बाकी मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं भूलती, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर आज हमें वो आजादी मिली है और हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन और ज्ञापन जीवन जी रहे हैं, तो हमें शायद ऐसा कभी नहीं भूलना चाहिए। 365 क्यों, 366 दिन भी अगर साल में होते तो हमें 366 दिन ही महापुरुषों को याद करके चलना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग रोज दिखावा नहीं करते इस चीज का, मगर वो घर में डेली बाबा साहेब की पूजा करते हैं, गुरु महाराज की पूजा करते हैं, उनसे वंचित नहीं रहते। जी जी। हेलो रोशनी जी, मैं आपसे दोबारा दूसरा सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जिस बाबा साहब ने हमारे लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को जो नारा दिया था, क्योंकि अब जीवन में बाबा साहब को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में खाने पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठ करके उनको बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने अपने बाल्यकाल से संघर्षों भरा जीवन रहा उनका, जो जीवन है। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, चाहे किसी भी महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं, तो
उनका जीवन एक संघर्षों से भरा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों पे आज के जो हमारे युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, बहुसंख्यक समाज है, उनको उनके विचारों पर, क्योंकि आज तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना कोई छूआछूत इतना नजर नहीं आता है, ना वैसे स्कूल में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आज भी छुआछूत है, जाति भेद है, अस्पृश्यता है। क्योंकि आप तमाम प्रकार की जो घटनाएं जो देश में घटती हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि देश के अंदर में जो संविधान में बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है, वो कहीं न कहीं आजादी के इतने वर्षों बाद भी जस की तस बनी हुई है। तो इस पर मैं दोबारा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में बहुसंख्यक समाज के लोगों को, हमारे नौजवान पीढ़ी को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अब दोबारा तो आने वाले है नहीं, लेकिन उनका जो जीवन है वो प्रेरणा देती रहेगी, नई ऊर्जा देती रहेगी। क्या कहना है रोशनी जी? सर, मेरा कहना है कि जो उन्होंने छाप छोड़ी है अकेले संघर्ष करके, उस जमाने में जहाँ इतनी छुआछूत थी कि उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था, बाबा साहिब को, उनको घड़ा छूना या पानी पीने का या रास्ते पर चलने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि अगर जिस रास्ते से वो गुजरते थे, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग थे, वो उस चीज का विरोध करते थे, उन गलियों से गुजरना मना था। तभी भी उन्होंने इतना संघर्ष किया है पिछड़ी जाति के लिए, SC ST OBC के लिए, और उन्होंने ये कहा कि आप लोग सब संगठित रहो, पढ़ो, संघर्ष करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। और उनकी उंगली का इशारा कहता है कि सभी लोग संसद की तरफ कूच करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े। उन्होंने इतनी महानता करके हम जैसे लोगों को उठाया है, तब जाके आज हम सर उठा के बोल पाते हैं, चल पाते हैं। मेरा कहना तो यही है कि अगर बाबा साहिब के बताए हुए रास्ते पर 365 दिन में से ना मान के 10 दिन भी ग्रहण अपने अंदर करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी जी रोशनी जी, बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे। हमारे साथ आज नए मेहमान जुड़ गई हैं जगजीत कौर जी। मैं चाहूंगा जगजीत कौर जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। जी सर। जैसा कि अभी आपने रोशनी जी को सुना, और मैं आपसे चाहूंगा कि रोशनी जी ने जो भी जवाब दिया है अपने विचारों से, और आप एक सिख परिवार की बेटी है, बहादुर बेटी है, संघर्षों से लड़ना जानती है, और कहा जाता है कि सिख समाज में बेटियां बेटों के बराबर हैं। उन्हें भी सिंह का दर्जा मिला हुआ है। सिंह का दर्जा मिला है, इसलिए मिला है कि बराबरी का वो उन्हें गुरुओं ने जो आशीर्वाद जो बख्शा है, वो भी लड़ सकती हैं, वो भी तलवार उठा सकती हैं। तो जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह साहब ने, गुरु नानक साहब ने मानवता को जोड़ने के लिए, क्योंकि 13 तारीख को खालसा दिवस भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो ये महज एक संजोग है कि एक दिन खालसा दिवस हम मनाया, दूसरे दिन बाबा साहब के जीवनी को हम मनाए। तो दोनों का जो जीवन संघर्ष है गुरु गोविंद सिंह साहब की, ये भी काफी संघर्षों का है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया मानवता के खातिर, समाज के खातिर। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर में कितनी मानवता के प्रति और देश और दुनिया के प्रति, समाज के प्रति बलिदान देने की क्षमता रही होगी। कौन ऐसा बेटा है जो बाप है जो अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दे और उसका बदला ना ले? तो आप इस स्थितियों को आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से गुरु गोविंद सिंह साहब ने विभिन्न जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके जाति भेद को समाप्त किया, और मानवता को जोड़ करके उन्होंने इस देश के अंदर में मिसाल कायम किया, वो किसी से छिपा नहीं। तो मैं इस पर, आप एक सिख परिवार की बेटी है, बहादुर बेटी है, तो इस पर हमारे देखने सुनने वालों को खालसा दिवस के संदर्भ में आप ज्यादा व्याख्यात्मक रूप से बताएं, और रोशनी जी ने कहा उनके विचारों पर भी अपने प्रकाश डालें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोशनी जी ने जो भी कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उनकी सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं, जोशपूर्ण भी हैं,
और बिल्कुल उन्होंने सटीक कहा है। और सर आप जो बहादुर बेटी बोल रहे हैं सिख समाज में, मैं चाहती हूँ कि बहादुर बेटी हर समाज में ये शब्द आए, सिर्फ मेरे समाज की बेटी बहादुर ना हो, देश की हर जी बेटी बहादुर हो, मैं ये जी। चाहती हूँ। हम्म। बहुत बेटी, सुंदर। जी जी सर, कि सिर्फ ये ना कहा जाए कि सिख समाज की बेटी है तो बहादुर है, बेटियां है तो बहादुरी है, बेटियां है तो देश है, ऐसा होना चाहिए जी सर। जी जी। और रही बात सर गुरु गोविंद जी के परिवार की बलिदान की, सर मैं तो बहुत तुच्छ हूँ उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन फिर भी सर उनका जो बलिदान है सर, उसके बारे में सर कल्पना करते ही सर रूह कांपती है कि किसी का सर किसी के एक बच्चा भी अगर चला जाता है तो माँ बाप जिंदगी में, मतलब सर क्या बोलना चाहिए, मतलब जी नहीं पाते हैं सर जिंदगी को आगे। और सर उनके तो सारे बच्चे चले गए इतनी बुरी तरह से, फिर भी सर उन्होंने अपने धर्म को कायम रखा। और लास्ट तक भी सर उन्होंने, मतलब कि जैसा मुसलमान कहते थे हमारे धर्म को अपनाओ, मुस्लिम बन जाओ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जी सर उनका उनका बलिदान बहुत बड़ा संदेश है सर, कि उनका बलिदान जो था सर, इतना कठिन बलिदान जिस वजह से हम लोग आज इतनी मतलब अच्छी तरह से रह रहे हैं, स्वतंत्र रह रहे हैं, अपने धर्म को अपने नियम का पालन कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ सर बहुत से लोगों को भी सीख है कि कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह के त्याग से सर हिंदू हिंदू धर्म भी सर सुरक्षित हो गया। शायद हो सकता है गुरु गोविंद जी ऐसा ना करते तो शायद हिंदू भी मुस्लिम होते और हम भी मुस्लिम होते, मुझे ऐसा जी। लगता है। हम्म। जी जी सर। जी। जगजीत कौर जी, आपने बहुत अच्छे से कम शब्दों में आपने इसकी व्याख्या की है। लेकिन मैं दोबारा आपके पास फिर से मतलब इस सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि जिस जी ढंग से सर। सरकार स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, लेकिन बिल्कुल कहीं सर। ना कहीं जो स्लोगन है भारत की जो सरकार की, इस पर हम आज कितना खरा उतरे हैं, क्योंकि आए दिन बेटियों के ऊपर में बड़े बड़े जुल्म और अन्याय अत्याचार लगातार आप देखते सुनते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी घटनाएं हो, चाहे अन्य राज्यों की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, आए दिन बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ मैंने बलात्कार जैसी बहुत घिनौना कृत्य होता है। लेकिन यस सर। ये सारी चीजें क्या कहती हैं हमारे समाज के लिए और हमारी जो बेटियों के लिए, जिस ढंग से ऐसी दुर्दांत घटनाएं घटती है, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? सर मेरा तो कहना यही है सर कि बेटियों के साथ जो भी अन्याय होता है बच्चियों के साथ, कहीं ना कहीं तो सर सबसे पहले इनकी मानसिकता में बहुत कमी है सर, कि इन लोग जागरूक नहीं हुए हैं दुनिया। कहीं ना कहीं स्त्री भी स्त्री की दुश्मन है सर, ऐसा नहीं है क्या, सास है तो वो बहू को नहीं सताती है, कहीं ना कहीं वो भी एक औरत है। और सर हाँ मुझको लगता है कि जो हमारा बेटियों पे या बहुओं पे जो भी अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं सर हमारी सरकार भी इसके लिए कमजोर है। मुझे सबसे पहले यही लगता है कि हमारी सरकार वीक है। जैसे कि हम्म कोई घटना होती है किसी बच्ची के साथ, तो सर कड़ी सजा या कोई कड़ा रुख नहीं है सर, इसी वजह हम्म। से जुर्म करने वालों को बढ़ावा मिलता है सर। इसके लिए जी कोई सरकार ऐसा कोई रुख अपनाए, ऐसी कोई सजा हो, ऐसी कड़ी सजा हो, ऐसा कोई नियम बने सर, ऐसे नियम जिससे कि सर कोई भी मतलब कोई घरेलू यातना हो, या जैसे आपने कहा कोई बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो, ऐसी किसी भी घटना को कोई करने से पहले सर सोचे कि नहीं। इसके लिए जी। हमारा पूरा सिस्टम सर, पुलिस से लेके कानून से लेके सर, कहीं ना कहीं मुझे सर बहुत स्ट्रांग नहीं लगता है। इसीलिए सर ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये सब चीजें ज्यादा है। ये तो जी सर कहा जाता है, शायद मैंने सुना है, बहुत ज्यादा तो मुझे आप लोग के जैसे नॉलेज नहीं है, कि अदर कंट्री में कोई ऐसा करता है तो हाथ काट दो या चौराहे पे खड़ा करके पत्थरों से मारो, पब्लिक के हवाले कर दो। और सर हमारे देश में तो अपराधी सर मतलब कब उसका अपराध क्लियर होगा, यही सोचते सोचते सर अरसा लग जाता है, साल लग जाते हैं। तो जी कहीं पे मानसिकता भी लोगों की सर गलत है कि बेटी है लड़की है तो इसका मतलब इसको दुख नहीं होता है, इसका शरीर है, पत्थर है, शरीर नहीं है, मारो पीटो। और कहीं ना कहीं सर सरकार भी मतलब कहती है, अभियान चला रहे हैं बेटी बचाओ, ये करो वो करो, स्कूल खुल रहा है, एटसेट्रा सब है, लेकिन सर
एक्चुअल में जैसा वर्क होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क और एक सर बहुत मतलब ईमानदारी के साथ कि नहीं एकदम हम लोग इस चीज पे उतर जाएं कि बेटी बचाओ मतलब बेटी बचाओ ही है, ऐसा सर मुझे नहीं लगता है। तो जी सरकार को बहुत, लगता। जी सर। मैं आपके इशारे को समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस ढंग से यस भारत सर। की जो कानून है वो कहीं जी ना सर। कहीं अपराधियों को उस बात का भय नहीं है, उस बात का डर नहीं है कि आज यस सर। अपराध करने के बावजूद भी वो लगातार खुलेआम घूमते नजर आते हैं और कानून 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 बन के रह जाता है। तो आपका इशारा मैं हमारे देखने सुनने वालों को भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियों में आप बच्चे और बेटियां या जो भी ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे सेल्फ डिपेंड हो, कैसे अन्याय अत्याचार जुल्म से लड़ सकते हैं, इसका इसके लिए क्या कुछ हमारे नौजवान पीढ़ियों को, नौजवान बेटियों को संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश उनको ये देना चाहिए सर, बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही सर ऐसा ऐसा रखना चाहिए कि उसको कभी ये नहीं एहसास होना चाहिए कि तुम बेटी हो। जैसा हम अपने हाँ। बेटे को सिखाते हैं खुले में जाओ और हम्म। ठीक है तुमको मतलब सेल्फ डिफेंस की क्लास करनी है या फिर कुछ सीखना है या किसी से भी बात करना है, ये मत बोलो कि अरे वो लड़का है वो तो किसी से बात कर सकता है तुम नहीं करोगी। हर चीज जानने का समझने का अधिकार, हर काम करने का अधिकार जो बेटों को है सर, वैसे ही अगर बराबरी हम बचपन से बेटी को भी देंगे तो मे बी बचपन से ही लड़कियों के अंदर एक सर वो स्ट्रांग पावर रहेगा कि नहीं हम भी अगर कल की डेट पे हमको कोई टॉर्चर करता है या कोई तंग करता है तो हम उससे किस तरह से लड़ सकते हैं या उसको कैसे फेस कर सकते हैं सर। जी थोड़ा। बहुत शुक्रिया जगजीत कौर जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे आज की इस परिचर्चा पे अपने विचार साझी की है। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे, तब तक हमारे ओके साथ सर। आप बने रहें। थैंक यू मैं सर। रोशनी जी के पास फिर से जाऊंगा। रोशनी जी, अभी जगजीत कौर मैडम जी ने जो अपनी बात रखी है, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं और हमारी बेटियों को अपने आप सेल्फ डिपेंड होने के लिए, सेल्फ लड़ाई लड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, और क्या कुछ आप दिल्ली जैसे शहरों में आज रहने वाली बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, क्या कहना है? रोशनी जी सुन पा रही हैं? हेलो रोशनी जी, आवाज आ रही है? हेलो, मुझे लगता है रोशनी जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं इसका जवाब भी जगजीत कौर मैडम से ही जानना चाहूंगा कि दिल्ली जैसे जगहों में आप लोगों ने देखा होगा कि उस बार एक बेटी के साथ कितना बड़ा निर्भया जैसा कांड हुआ, जी और सर। उनको भी कहीं कहीं न्याय होने मिलने में उनके माता पिता को कितना कानूनी लफड़े में पड़ना पड़ा, कितनी धमकियां मिली, कितने उनको ऐसे टॉर्चर होने पड़े, कितने उनको आर्थिक परेशानियां हुई, मानसिक तो जो हुआ हुआ। तो ऐसे ना जाने कितने परिवार की जो लोग हैं उनको ऐसी यातनाओं से जूझना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जिनके घर में कमाने खाने वाला ना हो और ऐसी कोर्ट कचहरियों के चक्कर में उन्हें जूझना पड़े, तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्या हालत हो सकती है। इस पर दोबारा प्रकाश डालें जगजीत कौर मैडम। सर जब भी कोई ऐसा घिनौना या बड़ा अपराध होता है और हमको पता चल जाता है सर कि इन्होंने किया है तो हमारी सरकार को तुरंत सर, पुलिस विभाग का जो भी है तुरंत उनको मतलब तुरंत एक्शन लीजिए। पता है जी सर जब क्लियर क्लियर हो गया है कि किसी ने किसी को इतनी बुरी तरह से मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया है या घटना हो चुकी है तो सर उसको फिर हम लोग ये क्यों वेट करती है, हमारी सरकार ये क्यों नियम है कि ठीक है अपराधी है लेकिन प्रूफ करो कि तुमने अपराध किया है। जब सामने वाला सर घटना से पीड़ित है, यहाँ तक कि जान भी चले गई, ये तो सपोज दैट निर्भया केस की बात हुई, तो सर कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत हद तक जिम्मेदार है सर, ये जो हमारे देश में स्थिति है। जी जी सर। जी, और आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं और सरकार के नियम कानून और जो जी जुडिशियल है, इसका डर लोगों को नहीं है। थोड़ा अपराधियों का कई नहीं है सर। कानून के लचीलेपन से या उनके दांवपेच से लोग छूट जी जाते हैं, बच जाते हैं, और दोबारा ऐसे अपराध को जन्म मिलता है, प्रशय मिलता है, और लोग
बेखौफ होकर के ऐसी अपराध करने के लिए लगातार आमादा रहते हैं। जगजीत कौर जी, आज की इस परिचर्चा पर हमारा जो विषय है कि महान पुरुषों की जो जीवनियां हैं, इनको पढ़ने से उनकी हमारे बच्चों को जानकारी भी मिलती है, उनका जो जीवन दर्शन है उससे प्रेरणा भी मिलता है। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये जो दर्ज किया है कि लोगों का जीवनी या उनका जो जीवन संघर्ष है मानवता के लिए एक प्रेरणा बनती है। किसी का भी जीवन एक प्रेरणा होती है, क्योंकि उनके अच्छे कामों से, उनके नेक कामों से वो इतिहास बन जाता है और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो जिस दिन से हमने दो महान पुरुषों की आज चर्चा की है इस कार्यक्रम में, एक तो हम गुरु गोविंद सिंह साहब की चर्चा की, क्योंकि उन्होंने खालसा सजा करके विभिन्न जाति धर्म के लोगों को सिंह सजाया। सिंह सजाने के बाद में खुद वो सिंह सजे, अमृत पान छका। उसके बाद में दुनिया के अंदर में उनका इतिहास एक बहुत विस्तार से है। गुरु गोविंद सिंह साहब की किसी दिन हम चर्चा भी इस पर करेंगे। तो अंबेडकर साहब का जो परिकल्पना था, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और आज उनका इस अधिकार, इस राइट पर ही हम आज बोलने की क्षमता रख रहे हैं। अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आज कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान को भी लोग जलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी हटाने की बात लोग करते हैं। तो उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों की ऐसी मानसिकता जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सारा चीज देश की कानून चलता है, उसको भी लोग मिटाने और हटाने की बात करते हैं। क्या कहना है जगजीत कौर जी? सर, ऐसे लोगों को तो कहना चाहिए कि ये ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी है, या ये बहुत बेवकूफ लोग होंगे सर, जिनके मन में ऐसा विचार भी आते हैं। जिस तरह से हम गांधी जी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, उस तरह से बाबा साहेब को भी याद करना चाहिए। और इनका जो जन्मदिन होता है, जैसे हम सर और बड़े बड़े त्योहार सर नेशनल हो, मतलब फेस्टिवल जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये सब मनाते हैं, तो इसको भी सर इस तरह से स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी सरकार चाहिए, को बनानी चाहिए जी, शासन को बनानी चाहिए, इनको बताना चाहिए। और कि इस तरह से जैसे हैप्पी बर्थडे, जैसे बच्चे कैसे सर इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिसमस आ रहा है, दिवाली आ रही है, सपोज दैट, उसी तरह से ये भी एक त्योहार, एक हॉलीडे, मतलब एक इस तरह से अगर बच्चों को बताया जाए, और अंबेडकर जयंती को बाबा साहब के बारे में बताएं, इन्होंने क्या किया था, इनकी जीवनी हर बच्चे को बताएं, उनके लेवल के हिसाब से बताएं, छोटे हैं तो कम बताएं। तो सर जैसे सुनते आ रहे हमने, आजादी की जो भी संघर्ष हुआ था हम लोग को मालूम है सर, लेकिन आगे धीरे धीरे जो आज यूथ बच्चे आ रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि ये सब चीजें आजकल के कोर्स में होती भी नहीं है। बहुत से अभी के बच्चों को सर उठा के बोले तो वो नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन बहुत से स्कूल, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है। सिंपल से इतना पता है आजादी, 15 अगस्त को क्या हुआ था, आजादी मिली, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे शिक्षा में भी कमी है। और दूसरी चीज है, शिक्षा के माध्यम से नहीं तो सर जैसे ठीक है, अभी तो छुट्टी देने लगे, हॉलीडे देने लग गए हैं, लेकिन सर इसको भी अगर हमको गवर्नमेंट चाहे या हमारा समाज चाहे कि नहीं, हमको मनाना है, एक त्योहार की तरह मनाना है, तो उनके बारे में बताया जाए, क्या किया था बाबा साहब ने, क्या किया है, इसलिए उनका नाम है। तो सर जागरूक क्यों नहीं होंगे सर, अगर हम लोग चाहेंगे कि हमको करना है। सपोज जैसे सर ये हमारा भगत सिंह को भी सर नहीं याद किया जाता है, ये भी आता है बहुत सर सुनने में आता है कि इनको कोई, उनकी कुर्बानी इतनी बड़ी है, लेकिन वो मतलब प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे फेमस नहीं है, जैसे गांधी जयंती है, जैसे न्यू ईयर है, और सारी चीजें है, जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। तो ये चीज हमेशा सुनने में आती हम लोग को भी कि अब से इस पे भी हॉलीडे मिला करेगा और मनाया करेंगे, सेलिब्रेट किया करेंगे, वर्क किया करेंगे। लेकिन सर ये सब तो वैसा का वैसा ही है सर अभी तक जी। जिस ढंग से आपने अभी अपनी बातों को रखा और ये मनाना चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों ने पिछले एपिसोड में अमेरिका के हमारे कुछ वरिष्ठ बुद्धिजीवी ने हमें कहा कि भारत के अंदर में खालसा दिवस, मुझे भी पता नहीं था कि 13 तारीख को खालसा दिवस है और इसको भी सेलिब्रेट की जाने की जरूरत है।
लेकिन मुझे देश भर में किसी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने ना तो इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की, ना डिबेट किया, ना ही हमारे सिख साहिबानों के द्वारा भी इसकी प्रचार प्रसार की गई। हालांकि सिखों को ये मालूम है कि खालसा दिवस मनाया जाता है, गुरुद्वारा में मनाया जाता है या बच्चों के द्वारा भी मनाया जाता होगा, लेकिन आम जनता को, भारत देश की जो बहुसंख्यक समाज है उसको पता ही नहीं है कि 13 तारीख को जो दिन है वो कितना महान दिन है। क्योंकि गोविंद सिंह साहब ने सिंह सजा करके सभी जाति धर्म के लोगों को सिंह सजा करके पंच प्यारे बनाए और अमृत चखाए। हालांकि इस पर हम चर्चा करें तो एक एपिसोड ही बन जाएगा और एपिसोड बनाने की भी जरूरत है। तो मैं इस पर आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के हमारे सिख समुदाय के लोगों को ऐसे दिवस मना करके हमारे बच्चों के बीच में कार्यक्रम रखे जाने की जरूरत है या नहीं? सर देखिए, मनाना बोला जाए तो सर कोई भी त्योहार है उसको हम लोग सर चाहे तो बहुत ज्यादा जोश से, बहुत ज्यादा उत्साह से भी मना सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से भी मना सकते हैं। जितनी सारी चीजें हम करेंगे, जैसे प्रतियोगिताएं करना है, गेम करना है, मतलब हम चाहें कि जितने भव्य तरीके से इसको मनाना है वो भी हो सकता है, और हम चाहे सर इसको सामान्य रूप से मनाना है वो भी हो सकता है। और सर जो 13 अप्रैल है सर, इसमें हम बच्चों को भी बता सकते हैं सर, जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी सर 13 अप्रैल को हुआ था। तो ये जी सर 1999 में सर, 1919 में, आई थिंक, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो ये भी सर यही हुआ था सर, जलियांवाला बाग में ये खालसा पंथ की जो सर कुछ मीटिंग हो रही थी बोल के, तभी आके जनरल डायर ने, और सर इसको इस तरह से भी जोड़ा जाता है कि पंजाब में सर जो गेहूं की फसल की कटाई होती है ये इस दिन के बाद से शुरू होती है, इससे पहले नहीं होगी। तो उसको यस सर, तो इसमें खुशी ही मनाते हैं कि हम लोग का सिख धर्म का सर ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो हमारा नया साल है, और प्लस सर आज से मतलब फसलों की कटाई शुरू होगी। तो बहुत से तरीके से सर मनाया जाता भी है। ये जनरल डायर वाला इंसिडेंट साइड में रहता है, इसको याद नहीं किया जा सकता, ये हमको बच्चों की जानकारी के लिए बताया जा सकता है जैसा हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसको मनाने के तरीके सर कार्यक्रम कराया जा सकता है, प्रतियोगिता कराई जा सकती है। इससे बच्चों क्या है सर, बच्चों को खुशी तो होगी, एंजॉय तो करेंगे, प्लस सर उनको जानकारी भी होगी। क्योंकि सर बच्चों को हम कभी कोई चीज किताब से अगर पढ़ा के बताते हैं ना, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। उसी चीज को सर हम जब उनको एंजॉय करा के, मतलब सॉन्ग के जरिए या प्ले के जरिए या डांस के जरिए या कोई कॉम्पिटिशन के जरिए किसी चीज को बताते हैं, तो सर उनको हमेशा याद रहता है कि ये दिन इस व्यक्ति ने ये किया था। तो सर बहुत से तरीके हैं, बहुत सा माध्यम है सर, जिस माध्यम से हम मतलब त्योहार को मनाते हुए बच्चों को जागरूक भी कर सकते हैं और बच्चों को सर ज्ञान भी दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जगदीश कौर जी, आपने बहुत अच्छे से आपकी इस परिचर्चा पर अपने विचार रखे हैं। रोशनी जी हमें सुन पा रही है क्या? हेलो? मुझे लगता है उनका हमारा कनेक्शन किन्हीं कारणों से और डिस्कनेक्ट हो गया है। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ जाएं आप स्क्रीन पे। मेघराज सिंह जी भाई साहब। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। एक तो सच की विचारधारा है, झूठ की विचारधारा है। तो जो झूठे और मक्कार लोग हैं, आपकी आवाज कट के आ रही है मेघराज जी। उनकी विचारधारा ज्यादा निरंतर चल रही है। जो आज मनोवादी सिस्टम है ये झूठ और निरंतर चल रहा है, तो सरकार भी उसी के नीचे कहीं ना कहीं प्रभाव में है। तो ये जो सच्चाई और विचार जैसे वो दिन रात झूठ और बेईमानी को फैलाने में लगे हैं, ऐसे ही हमें सच्चाई और ईमानदारी को फैलाना पड़ेगा। और ये बहन जी बोल रही थी, जगजीत कौर जी, डॉक्टर अम्बेडकर की भी जयंती ऐसी मनानी चाहिए मनाते हैं। वो क्यों मनाएंगे इनकी जयंती? वो तो सही तोप चलेगी तो झूठ की बंदूक कहाँ जाएगी? तो ये सच है, तो सच जो है ना, भारत में सच को दबाया जा रहा है, झूठ को फैलाया जा रहा है।
तो ये जो जितने भी महापुरुष हैं, गुरु नानक साहब हैं, जितने भी मतलब सच्चे सच्चे महापुरुष हैं, उनको तो ये बदनाम करने के लगे हैं। हेलो, ये झूठ जो है, झूठ को दिन रात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करोड़ हमारे आदमी, हमारे सुस्ती आते हैं, तो सच वही फैलाता है जो उसके अंदर सच होता है। तो हम जब तक झूठ और सच बोलते रहेंगे तो हम अपने हिसाब से जी मेघरा जी, आपकी आवाज में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे लगता है, नेटवर्क में इश्यू है। बहुत शुक्रिया। ये सच बोलते हैं, वो कभी सच बोलने से नहीं रुकते हैं। तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं, जिस दिन भारत मेघरा जी का कनेक्शन फिर से हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं तो आवाज आ आप रही क्या? जी जी बोले। आवाज आ रही है अभी? अभी ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको, भारत में दो प्रकार की विचारधारा चल रही है लगातार। एक झूठी है, एक सच्ची है। जो झूठी विचारधारा है वो ज्यादा हावी है, वो सरकार भी उसके मतलब दबाव में है, और जितने भी और लोग हैं सारे के सारे उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं। तो वो झूठ को, डॉक्टर अम्बेडकर तो सच की तोप है, गुरु नानक साहब सच का मतलब सच का तूफान है। तो ये लोग सच का तूफान किया गया है, और ये तोप के सामने ये बंदूका लेकर घूमते झूठ की, ठीक है कि नहीं है? तो इस करके उनका प्रचार क्यों करेंगे वो? तो सच का प्रचार के लिए आदमी सच्चा चाहिए। और जब तक इंसान झूठ बोलेगा और बेईमानी करेगा, मतलब जब तक इंसान झूठ, कभी झूठ बोलेगा कभी सच बोलेगा, वो कंफ्यूज रहेगा लाइफ में, वो फैसला कर ही नहीं पाएगा कि सही क्या गलत क्या है। तो 90% लोग तो झूठ में बीच में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं लगता। जिधर जिधर भाव देखते हैं उधर दौड़ पड़ते हैं, मतलब जैसे भेड़ चाल चलते हैं। तो ये जो 90% जो लोग हैं, इनको सच्चाई बताने की जरूरत है। जिस दिन इनको सच्चाई के बारे में पता लग गया कि बेईमानी और झूठ के ऊपर मनवाद खड़ा है, नुकसान ही नुकसान दे रहा है, दुख ही दुख दे रहा है, तकलीफ ही तकलीफ दे रहा है, जिस दिन उनको इस बात का ज्ञान होगा ना, उस दिन लात मार के भगाएंगे सबको उनको, और इनसे दूर भी जाए। क्योंकि दुख कौन सहन करेगा, कौन गुलामी सहन कर सकता है, कौन दुखी रहेगा? तो ये जो सारे पॉइंट है, सच को फैलाएं, और अपने अंदर से भी दूसरे अंदर से गुलामी को और जड़ से मिटाएं। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मेघरा सिंह साहब, आज के इस परिचर्चा पर आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी हमें सुन पा रही तो स्क्रीन पे आ जाएं। मुझे लगता है रोशनी जी का संपर्क हमसे आज दोबारा नहीं हो पाएगा। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त विचार के साथ में फिर से जगजीत कौर जी के पास जाना चाहूंगा। जगजीत कौर जी, अभी मेघरा सिंह साहब ने कहा, उनके इस तार्किक विचार से कितना आप सहमत है और अपने विचार साझी करें? सर मैं उनके विचार से पूरी तरह सहमत तो हूँ सर। आज हमारे देश में हर तरह से सर ईमानदारी बहुत कम है, भ्रष्टाचार झूठ ही ज्यादा है सर। और ये इतना हावी है सर कि सरकार की या समाजवादियों की या आप जैसे हम जैसे लाखों लोगों के प्रयास से भी सर इसमें सर कुछ होता भी है सर, तो बहुत कम प्रतिशत ही हो पाता है। मतलब सर अगर हम लोग कुछ प्रयास भी करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, तो सर हमारे पास हमको समर्थन करने वालों की कमी है, हमारे पास साधनों की कमी है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं सर लूज हो जाती है और लोग भी लूज हो जाते हैं। तो सर जो बोलते हैं ना सर, मतलब कैसा कहना चाहेंगे सर, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस में नहीं है मतलब सर जैसा उन्होंने बोला कि अगर सच को उजागर करेंगे तो, क्योंकि झूठ ही ज्यादा है, झूठ ही झूठ है सर, तो सच तो दबा ही हुआ है, सच दबा हुआ है। इस तरह से सर, इस तरह से महान लोगों की जो कुर्बानी है या सर उनकी जो उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उनकी जीवनियां है या उनके जो समर्पण उनका बलिदान है, तो सर ये भी मतलब हावी है सर, झूठ इस पर भी हावी है। ऐसे हालात में हमें क्या कुछ करना चाहिए? जो सच्चे रास्ते में चलने वाले लोग हैं और जो सच्चे गुरु के अनुयायी हैं,
सिखों के बेटे हैं, सिखों के बेटियां हैं, जो सतनाम वाहेगुरु को मानते हैं और सच को अपने जीवन में धारण करते हैं और सच को श्रृंगार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? क्या झूठ का साथ देना चाहिए या क्या सच्चे लोगों के साथ जाना चाहिए? नहीं सर, अगर सर झूठ का साथ देना होगा तो सर फिर तो हमको इस बात पे हमको विचार विमर्श करना ही नहीं चाहिए। आज आप और मैं फिर आमने सामने नहीं होते सर, अगर ऐसा होता तो। अगर हमको वास्तव में लगता है कि हमको सच का साथ देना है, ठीक है ना सर, हम नेगेटिविटी में मत जाएं कि हमको रिस्पॉन्स कैसा आएगा। प्रयास करें सर, हिम्मत रखे, हौसला रखे कि नहीं मेहनत करना है। ठीक है, आज हमारे साथ 2 लोग जुड़ेंगे, हो सकता है कल 10 लोग जुड़े, आने वाले समय में 100 लोग जुड़े। हम जो कह रहे हैं, हम जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हम सर उसको बहुत और तरीके से सर इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, विज्ञापन के माध्यम से कर सकते हैं। और सर जैसे आजकल सोशल मीडिया, बच्चा बच्चा सर फोन लेकर बैठता है, तो ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए, ऐसा कोई लिंक होना चाहिए, ऐसा कोई जरिया होना चाहिए जिससे ये सारी चीजें उजागर हो, ताकि हम लोगों को भी ऐसा वर्क करना चाहिए इस सच को इस मतलब तरह तरह के तरीकों से सामने लाया जाए कि लोग देखें कि नहीं, अगर आज 4 लोग जोश से इस चीज को कर रहे हैं तो 4 से सर 4000 हो, 4000 से 4 लाख हो सर। ऐसा हो तो शायद सर आप और मैं या हमारी टीम के लोग जो सोच रहे हैं बहुत आसान भी हो जाए सर और सच भी हो जाए सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा जगजीत जी, आपकी बेटी भी सुन रही है आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट को, तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि एक बेटी होने के नाते वो भी अपने विचार आज की इस परिचर्चा में शामिल करें। आप उनको हमारे स्क्रीन पे लाएं, अगर 2 मिनट अपनी बात रख सके तो हम उनसे भी चाहेंगे। जी सर, वो सुननी तो नहीं होगी सर, क्योंकि वो हेडफोन लगाई थी, पढ़ रही थी, उसको आप बताइएगा तब वो आपको आंसर करेंगे। ठीक है, बहरहाल कोई बात नहीं। मेघराज जी आप स्क्रीन पे फिर से आ जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं मेघराज जी? रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है उनका भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं आज की इस परिचर्चा को लास्ट कमेंट के रूप में फिर से दोबारा जगजीत कौर जी के पास चाहूंगा कि जगजीत कौर जी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम लोगों ने जो मेघराज जी लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। जो भी जगजीत मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हमने क्या है ना, जो हमने आपको पता है कि हमने मिशन तैयार किया है, इसके लिए हमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में। 1 करोड़ का भारत की तकदीर जो है ना, 31 महीने में भारत को हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास ये प्लान है, हमारा प्लान सच्चाई और ईमानदारी का है। हमने 1 करोड़ लोग चाहिए भारत से जो 100 रुपए डोनेशन दे सकते हैं हमें, और 100 रुपए हम उसको डोनेशन करेंगे क्या? अगर हमारे पास 1 करोड़ आदमी आते हैं तो हमारे पास में तो 100 करोड़ रुपया होगा हमारे पास। तो 100 करोड़ का हम करेंगे क्या? 100 करोड़ का हम जैसे 31 स्टेट है भारत की, तो 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे 5 करोड़ 25 करोड़ में, जहां पर इलाज फ्री होगा, और 5 बड़े बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहां पर एजुकेशन फ्री। क्योंकि एजुकेशन के और इलाज के चक्कर में इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, यानी जो हरामखोरी कर रहे हैं ना, जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जितने ये सब जेब कतरे बैठे हैं, वहां पर बहुत सारे पैसे जेब काट लेते हैं लोगों के। और 20 करोड़ में हम देंगे लोगों को रोजगार, जो नौजवान घूम रहे हैं, और 5 करोड़ देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करके देंगे, और 15 करोड़ हम बनाएंगे फिल्म या नाटक, और 10 करोड़ रुपए रखेंगे उनके लिए जिनके घर टूटे हुए। तो 100 करोड़ हर महीने में हर स्टेट में लगा देंगे, तो 31 महीने में हम भारत को ऐसी कंट्री बना सकते हैं कि दुनिया याद करेगी। तो सच्चाई और ईमानदारी का मिशन है, और ये शैतान तो यहाँ तो वो जो है भागेगा निकल करके। तो हमें सच्चाई और ईमानदारी को फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों को सुकून मिल सके, प्यार मिल सके। अभी एक बात बताओ, झूठा और बेईमान आदमी क्या है? जो झूठा और बेईमान हो, चाहे उसके बाद में पूरे वर्ल्ड की संसार की दौलत भी आ जाए। और मोदी का हालात देख लो, मोदी कहता है मेरे पीछे कई करोड़, इसके पीछे तो लोग घूम रहे हैं, और कम से कम भी 100-200 इसके पीछे मतलब हर वक्त रहते हैं, वो जो बॉडीगार्ड होते हैं। फिर भी पंजाब से क्या बोलता है कि यहाँ सिक्योरिटी की बहुत कमी थी, इस करके मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अब 200 करोड़ 200-300 आदमी सिक्योरिटी के लगे पीछे, फिर भी कहता है मेरा डर रहा है। मतलब झूठ की पहचान ये होती है, झूठा इंसान डरपोक और कायर होता है। तो सच्चा इंसान बेखौफ और दिलदार, मतलब कह सकते ताकतवर होता है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो हमें ताकतवर बनाना है लोगों को, और झूठ और बेईमानी इंसान को शैतान बना देती है, सच्चाई और ईमानदारी इंसान को महान बना देती है। तो सच्चाई और ईमानदारी पे चले, तभी हमारा देश सुधरेगा, भविष्य सुधरेगा, बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा।
हम गारंटी के साथ में कहते हैं बच्चा कभी भी अपने मिशन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी, और झूठ और बेईमानी हुई तो उसको फेल होने से कौन रोक सकता, क्योंकि झूठ और बेईमानी इंसान को गर्क कर देती है और सच्चाई और ईमानदारी इंसान को मान बना देती है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपने इस चर्चा पर भाग लिया और बहुत सुंदर विचार रखे। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले राष्ट्र कमेटी के रूप में जगजीत कौर जी के पास जाना चाहूंगा। जगजीत कौर जी, अभी हमारे साथ 3 मेहमानों ने अपने अपने विचार साझी की, जिसमें मेघराज सिंह साहब ने और रोशनी जी ने, लेकिन रोशनी जी किसी कारण से हमारे प्रोग्राम में दोबारा नहीं जुड़ पाई है। तो आज की इस परिचर्चा पर जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता का जो जन्म दिवस मनाया हम लोगों ने पूरे देश और दुनिया में, और खालसा दिवस भी हम लोगों ने मनाया, गुरु गोविंद सिंह साहब को भी याद किया, उनके बच्चों को भी याद किया। तो इस दोनों महान पुरुषों की जीवनियां हमारे जीवन के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारे नई पीढ़ी के लिए क्या प्रेरणा देती है, और हमें उनके पद चिन्हों पर कैसे आगे चल करके हमारा जीवन सफल बना सकते हैं और समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, इस पर मैं लास्ट कमेंट आपके विचार जानना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। जगजीत कौर सर, ये जो हमारे 2 महान नायक कह सकते हैं, या हमारे दो महान प्रेरणादायक कह सकते हैं, तो सर इन्होंने, मतलब सर मेरे कहने का मतलब है, सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इन 2 महापुरुषों की जो जीवनियां है या उनकी जो प्रेरणा है, वो मानव समाज के लिए, पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी मिसाल है, कितनी प्रेरणादायी है। ओके सर, इनका जो बलिदान है सर, इनकी जो जीवनी है सर, ये हमारे समाज के लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, और बहुत ही महान प्रेरणा है सर ये, क्योंकि सर इन्होंने जो किया है, ये सर इन्होंने जो किया सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, इनका जो भी बलिदान रहा है सर, इनके बलिदान से हर बच्चे को या हर व्यक्ति को सर प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी भी सर हमको उन्होंने जो किया उसके लिए उनको मतलब सर जिस रास्ते पे वो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चल रहे थे सर, हमारे लिए ही चल रहे थे कि हम एक अच्छा भविष्य दे सके, लेकिन सर उनको कितनी तकलीफें, उतनी ही सर उनके सर हर तरह से उनको यातनाएं तकलीफें सहनी पड़ी, फिर भी सर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, अगर हम सच के साथ हैं, हम सही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, सही चीज को हम एक समाज में एक अच्छा क्या बोलना चाहिए सर, एक अच्छी स्थिति निर्मित, एक अच्छा वातावरण निर्मित करना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है ऐसा आने वाली पीढ़ी में किसी के भी साथ ना हो। तो सर उनकी कुर्बानी को हर इंसान को सर, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को सर याद रखना चाहिए। जिनको उनकी जीवनी नहीं भी पता है, जिनको पता है, उनको बताना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इनकी कुर्बानी है जिस वजह से हम लोग आज उस चीज से महरूम है, उस चीज को मतलब उस चीज के हम लोग हकदार हैं। इनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी कुर्बानी की वजह से हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कि हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं हो रहा है, या हमारे साथ जबरन हमें धर्म बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो चीजें इन्होंने सर अपने आप को समाप्त करके सर अपना बलिदान देकर हमें एक बहुत अच्छी चीज देकर गए हैं सर, तो उस कुर्बानी को सर याद भी रखना चाहिए, उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि आगे सर अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमको सच्चाई और ईमानदारी से सर लड़ना है उसके लिए, ताकि आने वाला समाज अच्छा रहे और आने वाली पीढ़ी में किसी को इस तरह की परेशानी ना हो, कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जगजीत कौर जी, आप सरगुजा जिले से हमारे साथ जुड़ करके आज की इस परिचर्चा पर भाग लिए। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद सर। क्योंकि आज का जो हमारा लाइव प्रोग्राम है वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे, और इस पर हम समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण जिंदों पर हम चर्चा फैलाते हैं, विभिन्न विचारवानों को बुलाते हैं। तो आज की हमारे इस परिचर्चा पर जो भाग लिए उनका स्पेशल हम धन्यवाद करते हुए आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने से पहले
जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण डिबेट पर, महत्वपूर्ण चर्चाओं पर आप अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी अभिव्यक्ति से हमें अवगत भी कराएं ताकि हम विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर बहस कर सकें, चर्चा कर सकें और आपके सामने हम विभिन्न विचारवानों को बुला सकें और चर्चा में भाग ले सकें। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे 3 मेहमानों का, आज के कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, मेघराज सिंह जी का स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे हमें लाइव डिबेट में भाग लेने का अवसर प्रदान किया वॉइस ऑफ अमेरिका से। और हमारे साथ जुड़ी जगजीत कौर जी का, जो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ सरगुजा से जुड़ी थी, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। दूसरा जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई थे वो रोशनी देवी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, किसी कारणवश वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो गई है। बहरहाल उन्होंने जो अपने विचार हमें साझी किए, उनका भी स्पेशल धन्यवाद। और मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार, जय जोहार। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को शुक्रिया। जगजीत कौर जी, आपको भी धन्यवाद स्पेशल, और मेघराज जी को भी धन्यवाद। मेघराज जी, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करें।